हेलो बच्चों, आज हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा टॉपिक उसका लास्ट वही एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, और उसके बाद हम अपने लास्ट चैप्टर इस यूनिट के लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उसका स्टार्ट करेंगे आज। तो फर्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो आपको याद होगा अच्छे से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम उसको कह रहे थे मैथमेटिकली, कोई भी हमारा सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज, इसके फील्ड में, एक बार फिर मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, इनफाइनाइट से आप एक क्यू चार्ज को इसके फील्ड में पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ लाने के लिए जो आप विदाउट एक्सीलरेशन वर्क करेंगे वो वर्क आता है स्टूडेंट पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज। आपका ये मूविंग जो मोशन करके चार्ज आया है। एंड पोटेंशियल किसका लेते हैं? स्टेशनरी चार्ज का। ये डिस्टेंस हम r से लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला k, स्टेशनरी चार्ज q और r मल्टीप्लाई में मूविंग चार्ज जो था, ये वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बात हो गई थी हमारी पहले भी, तो हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट रीडिंग करूँ तो यहाँ से लिखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ वैल्यूज +15 एंड +9 माइक्रोकूलम आर केप्ट 18 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर में 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। 2 चार्जेस +15 एंड +9। ओके, आगे कहा है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन ए चार्ज बी इज मूव बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। तो पहले दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस था 18 सेंटीमीटर। अब बी मान लो, मैं इसको मान रहा हूं, तो बी जो चार्ज है उसको ए के पास 3 सेंटीमीटर और लेके आएगा। मीन्स अब उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 15, पहले 18 था। तो वहां आपको यहां से यहां लाने के लिए वो जो 3 सेंटीमीटर आपने उस चार्ज को मूव कराया है, उसके लिए कितना वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, वो वर्क कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए डायग्राम से थोड़ा समझते हो। तो पहले कंडीशन ये है कि +15 माइक्रोकूलम चार्ज +9 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस थे 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। r1 डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ दो कंडीशन बन रही है। ये फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है, यहाँ a पॉइंट है, ये b चार्ज है, और इसको आप q1 से और q2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, q1 एंड q2। ठीक है, आगे जो उसने सिचुएशन दी है इस क्वेश्चन में, कंडीशन ये है वहां पर कि 3 सेंटीमीटर जो बी चार्ज है उसको 3 सेंटीमीटर मूव कराया ए की तरफ। तो अब जो नया डायग्राम होगा हमारा वो +15 माइक्रोकूलम +9 माइक्रोकूलम, बट अब जो इनके बीच में डिस्टेंस है एक r2 नया डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 15 सेंटीमीटर। ये बी डायग्राम हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। तो इस 3 सेंटीमीटर में कितना वर्क करना पड़ा। तो अब यहाँ अगर इस क्वेश्चन को सोचे तो देखिए, दो चार्ज एक सिस्टम के अंदर और मूव कराया जा रहा है, ये पॉजिटिव को इस पॉजिटिव की तरफ। तो पहले से भी यहाँ प्लेस थे, होल्ड थे दोनों चार्ज एक सिस्टम के अंदर, तो एनर्जी यहाँ पर भी थी पहले। तो यहाँ इनिशियल एनर्जी हमारी UI, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज की बात हो रही है। तो अब ये सिचुएशन आ गई है, तो एनर्जी यहाँ इस सिस्टम में भी स्टोर है, बट क्या उतनी है? नहीं है, क्योंकि पहले 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, अब कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो अब जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस कम हो गया, तो अलग से एनर्जी, तो जो दूसरी एनर्जी होगी वो एक UF, फाइनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दो एनर्जी, दो सिचुएशन, तो क्यों नहीं एनर्जी का डिफरेंस ही कैलकुलेट कर ली। ठीक है, वो डिफरेंस हमारा क्या जाएगा यहाँ? वो वर्क। कहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी? फाइनल ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ है, और आपको पता ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम इनिशियल को लिखें पहले। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको स्टेशनरी मान लेता हूँ 15 को, तो इसका तो पोटेंशियल K, अभी मैं इसको Q1 से ही लिख रहा हूँ, और डिस्टेंस R1 मल्टीप्लाई में Q2 चार्ज। ये आ गए इनिशियल
पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही सिमिलरली फाइनल लिखेंगे आप, तो के चार्ज ये Q1 ही है, वो Q2 ही है, बट क्या चेंज हो गया है, डिस्टेंस R2। तो कितना वर्क करना पड़ा इस दौरान, फाइनल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप वैल्यूज पुटअप करेंगे तो वैल्यू पुटअप करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, के Q1 Q2, और अंदर क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, के की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, और Q1 Q2 15 एंड 9 माइक्रोकुलम है, तो 15 9 1 माइक्रो, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 10⁻⁻12, ठीक है। और 1/R2 डिस्टेंस हमारा कितना है स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से आप मीटर कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, वो दूसरे में भी करना पड़ेगा, 18 सेंटीमीटर 1/18, तो मैं 10⁻⁻2 को बाहर ही निकाल लेता हूँ कॉमन दोनों में से। आगे समझ में कैलकुलेशन। तो यहाँ आगे अब फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये आएगा हमारा सोल्व होके 10⁻⁻ को लिख लूँ मैं अगर, तो 9 9 10⁻⁹ है, ये ऊपर आएगा 10⁻प्लस का 2 होगा, 10⁻11 हो गया, 10⁻+11 इंटू 10⁻⁻12, और साथ में 15 भी है, तो 15 10⁻ आएगा -1। और यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, 18 और 15 के लिए मैं 90 एलसीएम ले लेता हूँ, 15 6 जा हो जाएगा ये यहाँ, और माइनस में यहाँ पर 18 5 जा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको अगर आप और सोल्व करेंगे तो चलिए यहाँ 9 से ये 10 काट देते हैं इसका, तो वर्क आ गया हमारा 15 9 जा 135, और यहाँ है 10⁻⁻1, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻ हो जाएगा स्टूडेंट -2, और 6 - 5 हो गया हमारा 1। तो आंसर आ गया 135 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ठीक है। या आप इसको आल्सो क्या कह सकते हैं, 1.35 जूल भी कह सकते हैं। ये वर्क करना पड़ेगा। आया क्वेश्चन समझ में। तो हमने इसमें दो सिचुएशन के लिए दो पोटेंशियल एनर्जी को पहले सोल्व किया, और फिर जो डिफरेंस था उनका वो फाइंड आउट किया। वही डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा इस 9 माइक्रोकुलम चार्ज को किसकी तरफ शिफ्ट करने के लिए, 15 की तरफ शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन करने हैं ऐसे, तो अभी हम स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन से ही कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं मैं अब, यहाँ से आ गया होगा समझ में। आज आपको क्वेश्चन भी करने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, और क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है तो पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ से भी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकुलम, ठीक है। 1 माइक्रोकुलम चार्ज है, दो चार्ज है आइडेंटिकल, और मास है उनका सेम 1 ग्राम है, मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकंड, वो 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, रिलीज टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, क्योंकि Q1 इज टू कितना है यहाँ पर, Q2 चार्ज कितना दे रखा है 1 माइक्रोकुलम, मींस 10⁻6 कुलम। ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। मास m1 m2, बट m1 इज इक्वल्स टू m2, 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम, ऐसा में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। क्योंकि दोनों चार्ज मूव कर रहे थे तो दोनों के पास एनर्जी थी, क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी थी। क्यों जरूरत पड़ेगा, देखिए आगे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अप्रोच बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना वो मिनिमम डिस्टेंस एक दूसरे के पास आ सकेंगे, वो डिस्टेंस निकालना है। क्या सर कोलाइड नहीं कर जाएंगे, ठीक है। एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने स्टार्ट भी किया था, चैप्टर था हमारा जो है एटम, और एटम न्यूक्लियर यूनिट के अंदर एटम वाले चैप्टर में
हमने इसको डिस्कस भी किया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को। तो याद हो आपको, एक डेफिनेशन भी थी वहाँ से कि जो अल्फा पार्टिकल है मूव कर रहा था टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, तो वहाँ पर उस अल्फा पार्टिकल की वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी एक न्यूक्लियस के नियरेस्ट डिस्टेंस पे आके वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई थी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक सिस्टम की किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्टेंस के ऊपर, एक मिनिमम डिस्टेंस। चलिए मैं इसको वहां भी आर नोट कहते थे, यहाँ भी आर नोट। तो यहाँ आके वो दोनों की एनर्जी स्टॉप हो जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी, तो दोनों के पास एनर्जी थी, तो दोनों की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, ke1 और ke2। तो ke1 प्लस ke2 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बात आई वैल्यूज पुटअप करने की, तो वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो हाफ एम, मास सेम ही है, हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटी भी सेम थी, तो स्टूडेंट हाफ एम वी स्क्वायर ये होगा। ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, किसी भी आप एक चार्ज को स्टेशनरी मान लेंगे तो के Q1 क्यू ही है क्योंकि दोनों चार्ज क्यू से लिख लेता हूँ। डिस्टेंस आर नोट, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दूसरा भी चार्ज क्यू ही है तो वो भी क्यू से लिख लिया। एक का आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल, दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब कैलकुलेशन करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हमारा हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर नोट, तो आर नोट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं इनकी। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्जेस दोनों सेम ही है, तो 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻⁻12, और नीचे मास कितना है हमारा 10⁻⁻3 किलोग्राम में -3, और स्पीड कितनी थी स्टूडेंट 10⁻6, उसका स्केल करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻12। अब ये कैलकुलेशन आपकी आएगी 9, तो ये 3, ठीक है, माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 12, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर जाके 10⁻⁻12, ये डिस्टेंस इन मीटर के अंदर आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कंसेप्ट यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अभी और क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी। पोटेंशियल एनर्जी पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन में कि एक स्केयर है, स्केयर पे ये कुछ चार्जेस अरेंज है, साइड इसकी ए ही दे रखी है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं पूछा, और इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्या होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ मार्किंग कर लेता हूँ। ये फर्स्ट चार्ज था मान लीजिए, ये सेकंड था, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ। इनिशियली स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले चार्ज रखा यहाँ इस स्केयर के कॉर्नर पे Q, ठीक है, एक एक करके लेके आए। जब ये Q चार्ज आया तो उससे पहले कोई भी और चार्ज नहीं था, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट वर्क नहीं करना पड़ा। तो फर्स्ट वर्क आपका W1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्राई करनी है आपने इस तरह के क्वेश्चन। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी एन पॉइंट चार्जेस के लिए, एक्सटर्नल फील्ड में भी पढ़ी थी, बट यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है। अभी फर्स्ट चार्ज को लेके आए हम किसको, Q को, और बाकी और चार्जेस नहीं थे तो उनका कोई पोटेंशियल फील्ड नहीं था, तो फर्स्ट को लाने के लिए वर्क कितना करना पड़ा हमें स्टूडेंट 0। चलिए अब ये आ गया है हमारा Q चार्ज। अब मैं सेकंड नंबर वाले चार्ज को लेके आया, जब सेकंड को लेके आए तो ये यहाँ था, ये था तो इसका अफेक्ट था, इसका फील्ड था, इसका पोटेंशियल था। तो अब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो W2 वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा सर, इसका तो पोटेंशियल लिखेंगे इस पॉइंट के लिए, तो पोटेंशियल क्या होता है K Q अपॉन में R, K चार्ज कितना है Q है,
डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक a, और मल्टीप्लाई में चार्ज हमारा q आया है। हो गया ये। अब दो चार्ज आगे, मैं थर्ड चार्ज को लेके आया हूँ, ये दोनों यहाँ है ऑलरेडी, अब लेके थर्ड को आया हूँ। अब क्या होगा, इसका भी यहाँ इफेक्ट देखना पड़ेगा और इसका यहाँ इफेक्ट देखना पड़ेगा, इसका यहाँ इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, हमें डिस्टेंस ये लेना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो W3, चलिए पहले दोनों का पोटेंशियल लिख लेते हैं, जो पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर पे थे। तो फर्स्ट का पोटेंशियल K Q एंड डिस्टेंस ये तो A ही रहेगा, प्लस इसका यहाँ पर पोटेंशियल K, चार्ज Q ही है, बट ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, अंडर रूट 2a बाय द वे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर रूट 2a हो गया, तो अंडर रूट 2a। ये हो गया दोनों का पोटेंशियल, मल्टीप्लाई जो चार्ज आया माइनस में है तो माइनस q। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस तरह से हम निकालते थे एंड पॉइंट चार्जेस के लिए। अब यहाँ पर हो गए हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ को लेके आए तो W4। अब तीन चार्ज थे पहले, 1 2 3, इन तीनों का अफेक्ट पोटेंशियल और मल्टीप्लाई में फोर्थ चार्ज, ये कंसेप्ट फिर अप्लाई। तो चलिए अब लिखते हैं पोटेंशियल। सबसे पहले मैं फर्स्ट का लिखूं इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिखूंगा तो डिस्टेंस यही लेना पड़ेगा हमें, तो K और चार्ज Q, डिस्टेंस रूट 2a, ठीक है, प्लस इसका यहाँ पोटेंशियल सेकंड नंबर का K Q, डिस्टेंस अब कितना है a, ये a, प्लस इसका यहाँ पोटेंशियल, बट ये कैसा है माइनस, तो माइनस K, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये माइनस K Q, और ये डिस्टेंस कितना है a, और स्टूडेंट पूरे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट पूरे के साथ मल्टीप्लाई कितना, माइनस q। ये हमने लिख लिया वर्क। अब इन सबको क्या करना है, ऐड, पूरे सिस्टम की क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क, या जिसको हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सिस्टम, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। चलिए वैल्यूज पुटअप करें, W1 कितना 0, W2 कितना, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन में A, मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ साथ, तो यहाँ माइनस है तो माइनस K Q स्क्वायर अपॉन A, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस K Q स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2a। अब इनको लिखो मल्टीप्लाई करके, तो माइनस K Q स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2a, मल्टीप्लाई ऑफ दिस माइनस K Q स्क्वायर अपॉन A, और मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस प्लस, प्लस K Q स्क्वायर अपॉन A। ये सभी वर्क हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है, तो ये कैंसिल होता है, ठीक है, और ये माइनस K Q स्क्वायर है, ये भी कैंसिल होता है, ये कैंसिल नहीं होते हैं, दोनों एक साथ हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना, माइनस 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 2K Q स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2a। या आप और कैसे लिख सकते हैं इस 2 को, माइनस 2 को लिखा हमने रूट 2 इंटू रूट 2 K Q स्क्वायर अपॉन में रूट 2a, तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, सिस्टम की एनर्जी आ गई है माइनस K Q स्क्वायर अपॉन a और साथ में रूट 2। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से आपने और क्वेश्चन करना है। तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आपने खुद भी ट्राई करना है। यहाँ 4 चार्जेस थे, चलो उसको हमने कम कर दिया, 3 चार्जेस में कर दिया है, Q है और यहाँ पर मैं सपोज माइनस Q ले लेता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, L साइड है, एंगल सारे 60 डिग्री। इस सिस्टम की आपको बतानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम कंसेप्ट आपने यहाँ रिपीट करना है, आंसर जो है वो आपने आंसर सोल्व करना है, कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन, इसके बाद एक और एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अभी जो हमने क्वेश्चन करे
उन्हीं की तरह से है ये भी क्वेश्चन, एक सिस्टम ही है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी अगेन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन चार्ज -e, पता है हमें, इज प्लेस एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब के 8 कॉर्नर पे ये चार्ज रखा है -e। क्यूब की जो साइड है वो ए दी है। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस का 2e, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल भी है, वो प्लेस्ड है क्यूब के सेंटर पे, सेंटर ऑफ द क्यूब। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्यूब है और उसके हर कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है, सेंटर पे रखा है अल्फा पार्टिकल। चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले एक क्यूब दिखाया और इसके हर कॉर्नर पे चार्ज शो किया -e। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 कॉर्नर है इसके। क्यूब के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा। साइड जो है इसकी ए, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखी है, और यहाँ सेंटर, मैं इस सेंटर को मान लेता हूँ ओ पॉइंट, और सेंटर पे रखा है अल्फा पार्टिकल। चार्ज कितना है उसका 2e। अब इस सिस्टम की क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ऐसे करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले एक को लेके आए, वर्क 0 आया। ठीक है, कंसेप्ट वही है आपका, कर सकते हो, उससे भी थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। अब यहाँ अपनी नॉलेज को थोड़ा और एडवांस करते हैं, हम डायरेक्ट भी लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कॉर्नर पे रखे हैं तो कॉर्नर टू कॉर्नर की बात करेंगे, डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे जो रखे हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मैं अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए, चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ फर्स्ट से। तो सबसे पहले जब इसको लेके आऊंगा तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो W1 वर्क तो कितना होगा इसके लिए, 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये है, मान लीजिए हमारा थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम सिर्फ ये जो है फेस टू फेस जो ये कॉर्नर है इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो अपोजिट फेस पे, अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्जेस है उनकी अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस कितना है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब देखिए इन की बात करते हैं तो वर्क कितना आएगा हमारा यहाँ से। सबसे पहले वाले के लिए तो वर्क कितना हो गया 0, लेकिन यहां तो करना पड़ेगा 1, ऐसे यहां भी करना पड़ेगा दोनों के लिए 2, और यहां भी करना पड़ेगा 3, और यहां भी करना पड़ेगा 4। तो एक फेस के 4 कॉर्नर पे लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ा 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, हाँ सभी का सेम है क्योंकि डिस्टेंस मैं यही ले रहा हूं यहाँ पर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करके आप देखिए इसके सभी फेसेस के अपोजिट कॉर्नर के लिए कितना वर्क हो जाएगा। चलिए मैं मार्क करता हूँ यहाँ सबसे पहले। तो यहाँ एक तो वर्क ये हुआ, ये तो नंबरिंग थी हमारी, एक वर्क ये हुआ 1, एक वर्क ये हुआ 2, एक वर्क ये हुआ 3, एक वर्क ये हुआ 4, एक वर्क ये होगा 5, ऐसे एक वर्क ये भी होगा 6, एक वर्क ये होगा 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो क्यों ना मैं यहाँ पर अब वर्क जो लिख लूँ, यहाँ सिर्फ जो फेस पे अपोजिट कॉर्नर थे उनके लिए अगर मैं वर्क लिखूँ, W जो है वो अपोजिट कॉर्नर के लिए, वो वर्क कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितने हैं ये 12 अरेंज किए हमने, तो 12 टाइम्स। ठीक है, और एक चार्ज हमारा क्या चलता रहेगा -e अपॉन में a, सभी का डिस्टेंस a ही है ये तो साइड के लिए, और मल्टीप्लाई में जिसको रखते गए हैं वो भी क्या था हमारा माइनस का ही, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव ही कोई रख रहे हैं तो -e वो ही होगा। तो टोटल हो गया हमारा ये माइनस माइनस प्लस 12e² अपॉन। बताइए मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही करके हम
फिर डायगनली अपोजिट की बात करेंगे, ठीक है, फिर सेंटर से बात करेंगे सभी कॉर्नर की। बट फर्स्ट हमने इस तरह से स्टार्ट किया इसको, आया समझ में। सबसे पहले मैंने इसको रखा, वर्क नहीं करना पड़ा, फिर इसको रखा, वर्क करना पड़ा। तो फर्स्ट वर्क ये आ गया, तो ये रखा हमने, तो ये वर्क करना पड़ा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे देखते गए, काउंट किया हमने 5, क्योंकि सभी का डिस्टेंस अभी एक ही लिए लिख रहे हो। तो 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया हमारा 10, 11, 12, ये 12 हो गए वर्क। चलिए अब बात करते हैं डायगनली अपोजिट की। डायगनली अपोजिट में मैं अपर वाले फेस की ही बात करूं तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, एक ये होगा हमारा डायगनली अपोजिट कॉर्नर, एक ये होगा हमारा। तो एक फेस पे कितने आ रहे हैं स्टूडेंट? 2 डायगनली अपोजिट, और ये डिस्टेंस कितना होगा? √2a। आ गया समझ में? एक फेस पे कितने डायगोनल अपोजिट हो गए? 2, और डिस्टेंस कितना हो गया? √2a। एक फेस के 2 है, फेस कितने हैं? 6 है, तो डायरेक्ट लिख दूं उसको, ये W1 हो गया, ये W2 हमारा किसके लिए होगा? टोटल वर्क जो अपोजिट कॉर्नर जो है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर उनके लिए बात कर रहे हैं, तो वो W2 हमारा होगा स्टूडेंट। एक फेस पे कितने हैं? 2, फेस कितने हैं? 6 है, 6 फेस, तो 2 इंटू 6, यहां भी कितना बनेगा? 12 बनेगा। और वही -e का पोटेंशियल लिखते जाएंगे, एक को रखा, दूसरा -e लेके आए, -e, बट अब यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना यूज किया जाएगा? √2a। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया? 12e² अपॉन में √2a, जो है हमारा ये डिस्टेंस आ गया। बोलिए आया है समझ में? उसके बाद और कैसे स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्क को निकालने के लिए, इसके W3 वर्क को निकालने के लिए मैं डायग्राम एक बार दोबारा से बना लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। अब एक नया फिर से क्यूब बना लेते हैं। ये 2 वर्क तो आ गए होंगे आपको समझ में। इसमें जो W1 है, वो W1 हमने किसके लिए किया है? जो साइड के अपोजिट चार्जेस थे उनके लिए। जो W2 है वो हमने किसके लिए किया था? जो डायगनली अपोजिट थे, फेस के डायगनली अपोजिट जो थे उनके लिए किया था। स्टूडेंट इस क्यूब में कैसे चार्ज रखे थे? -e थे हर एक कॉर्नर पे, -e, -e और -e। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, अल्फा पार्टिकल चार्ज प्लस का 2a, O पॉइंट पे। तो W1 हमारे ये हो गए थे इनके लिए, साइड A है सभी। तो WA जो वर्क है, W1 जो वर्क है, वो हमारा इन सभी के लिए था जो अपोजिट है साइड पे। और W2 किसके लिए था? जो फेस के जो डायगोनल है उसके अपोजिट थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके 2 वर्क आ गए। अब इसमें और कहाँ वर्क बनेगा? और वर्क बनेगा आपका, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक रूम 3 डायमेंशन क्यूब, उसके इमेजिनेशन से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग। तो जहाँ भी बैठे हैं सोचिए, जैसे मेरे सामने एक कॉर्नर वहाँ है, ठीक है, हाइट पे जो कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, और उसका बॉटम कॉर्नर ये है जो डायगनली इस तरह से अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं उनको मार्क करता हूँ तो वो कौन कौन से बनेंगे इसमें? तो यहाँ से जाएंगे आप, तो देखिए यहाँ से जाके बॉटम के इस एंड पे, तो ये हमारा एक वर्क ये होगा यहाँ पर। अब ये वर्क निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस कैसे होगा स्टूडेंट? तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा? √3a। कैसे आएगा पता होगा आपको? ये पूरा कितना है? a है, और ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको फेस का जो डायगोनल है वो, ठीक है, और ये कितना होगा? √2a। तो जब यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि ये एंगल 90 होगा, तो √2a का स्क्वायर प्लस a² और उस पर √ होगा पाइथागोरस से, तो ये आएगा हमारा 2a² प्लस a² का रूट, और ये 3a² पे रूट मीन्स √3a। ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर एक ये होगा, ऐसे और कहाँ कहाँ होंगे सोचिएगा। तो इसके बाद ये भी एक डायगोनल है इसका, तो यहाँ से इससे सेकंड कॉर्नर ये जाएगा, आ रहा है समझ में? ये a है और ये √2a है, ये भी, क्योंकि ये डायगोनल है फेस डायगोनल, और ये भी है, तो √2a।
तो ये भी कितना आएगा √3a। तो एक ये होगा, एक हो गया, दो हो गया। इससे देखिए ये टॉप पॉइंट है, ये देखिए, तो यहाँ से आपका ये जाएंगे तो ये आएगा इस एंड पे। तो ये कितना है, ठीक है, ए है। ये कितना है स्टूडेंट, ए है। और ये सॉरी इस एंड पे आएगा ये कितना है, ए है। और ये कितना है, √2a है। तो ये भी कितना आएगा, √3a। तो ये थर्ड हो गया। इसके अलावा और कहाँ बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो ये कहाँ पे जाएगा, ये कितना है √2a, ये कितना है a, ये बनेगा एक इस एंड पे। तो ऐसे करके वन टॉप पॉइंट पे, टॉप पे जो चारों कॉर्नर है वहां से आप बॉटम पे जाएंगे तो चार ये बनेंगे। तो W3 जो हमारा होगा, इससे नेक्स्ट वर्क वो क्या होगा स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई और चार्ज कितना -e, और ये भी -e, और डिस्टेंस कितना लेंगे यहाँ पर √3a आया। ये थर्ड वर्क हो गया। और एक लास्ट W4 वर्क, वो कहाँ से, ये सेंटर से। सेंटर पे कितना चार्ज है, प्लस का 2e, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितने होंगे स्टूडेंट, ये जो आपका √3 आया है उसका ये क्या होगा, हाफ होगा। ये सभी कॉर्नर का डिस्टेंस सेम होगा, तो √3a का हाफ। तो यहां पर ऐसे कितने कॉर्नर है, 8। तो देखिए k, यहां पर भी हम k लेना भूल गए, और यहां भी k आएगा, इन सभी में k भी आएगा साथ में, तो k आएगा। और यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज कितना है सेंटर पे, 2e, और डिस्टेंस कितना है √3a/2, 2 ऊपर चला गया, और मल्टीप्लाई में ये चार्जेस है कितने हैं, ये 8 कॉर्नर पे है। तो यहाँ आप -e लिख के साथ में, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आगे कर देता हूं मैं, 8 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा कितना, 8k, और यहाँ पर -2 और 2 ये हो गया 4e², और नीचे √3a, ये W4। ये था क्वेश्चन, आया समझ में। फर्स्ट हमने इनके लिए वर्क निकाला जो साइड के अपोजिट थे, फिर हमने सेकंड निकाला जो फेज के डायगोनल अपोजिट थे, फिर हमने थर्ड निकाला ये इस डायगोनल के लिए हाइट पे जो थे, ठीक है। फिर हमने सेंटर से इन सभी 8 जो कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे जो चार्जेस रखे थे उनके लिए। अभी आप इन सबको ऐड करेंगे तो वो आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपने आप, और इस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कर लेंगे इसको। यहाँ तक स्टूडेंट्स बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। क्वेश्चंस हो गए हमारे इसके, इस तरह के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का लास्ट पार्ट, कैपेसिटेंस। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है, और इजी भी है, समझ में आएगा आपको ठीक से अगर प्रॉपरली आप जो है लेक्चर को देखते रहेंगे तो वो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सा थोड़ा सा देखिए, 2 पॉइंट्स क्या क्या आते हैं इसमें, स्टार्ट जो है वो। तो मैं वो कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक लिख लेता हूँ, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं तो इनको समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं यहाँ, तो इनसाइड द कंडक्टर, और वो कंडक्टर किसमें प्लेस है, एक्सटर्नल फील्ड में, वो लिख दिया है मैंने ऊपर मेन हेडिंग में। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और यहीं से ही एक वर्ड और निकल के आता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, शील्ड कर देना, एक रीजन को प्रोटेक्ट रखना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये एग्जांपल भी दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए कि ड्यूरिंग लाइटिंग, जब बिजली चमकती है तो उस टाइम के अंदर अगर आपने किसी भी बॉडी को, या कहें तो ह्यूमन बॉडी हो गई, यहाँ प्रोटेक्ट रखना है उस लाइटिंग से, तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप उसको एक मेटल कंडक्टर के इनसाइड में रख सकते हैं। यही है, कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही डैमेज हो सकता है, तो इसको मैं एक मेटल चैम्बर बना के उसके अंदर प्लेस रखूं और लाइटिंग गिरे इसके ऊपर तो भी ये सेफ रहेगा। तो उसका रीजन ये है, समझाया ऐसे जाता है कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक मेटल कंडक्टर हो गया, ठीक है, और हम इसको एक फील्ड में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई हो गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा क्या स्टूडेंट, ये पॉजिटिव की वजह से इंडक्शन होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो वहां पॉजिटिव से नेगेटिव एक और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाता है, जिसको हम इसका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और कंडक्टर के केस में यहाँ पर जितना अप्लाई किया है उतना ही अपोजिट इंड्यूस होता है, तो यहाँ कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, वो स्टूडेंट कितना कहेंगे, 0 बोला जाएगा, ठीक है। तो एक कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मेरे पास ये एक मेटल चैम्बर हो गया है, उसकी कुछ थिकनेस है ये, और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है इस डायरेक्शन में, ये एरो इधर होने का मतलब स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव, तो इस एंड पे इंड्यूस्ड हो गया है नेगेटिव, दूसरे एंड पे पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो गया है। अब जो अप्लाई हो रहा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अपोजिट एक फील्ड और बन गया है यहां से, ठीक है, ये इसका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये उसको कैंसिल आउट करके यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ वो बॉडी कंप्लीटली सेफ होगी, किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि आप लाइटिंग के टाइम बाहर सेफ है या किसी गाड़ी में सेफ है, तो गाड़ी एक मेटल चैम्बर का काम कर रही है, उस पर अगर बाहर से फील्ड अप्लाई भी किया जाएगा तो इनसाइड जो कार है, वो गाड़ी है, इनसाइड द कार इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। फैराडे केज भी बताया जाता है यहाँ पर। फैराडे ने अपने ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट किया कि अपने आप को एक मेटल चैम्बर में, मेटल केज में आप अपने आप को बंद रखा और बाहर से 1000 ऑफ वोल्ट फील्ड अप्लाई किया, बट वो इनसाइड द चैम्बर कंप्लीटली सेफ था। तो इनसाइड द मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, और इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना। तो प्रोटेक्टिंग, एक रीजन को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, ये हो गया डिस्कस। तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट इसमें। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें, सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, कोई भी आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, सरफेस पे चार्ज होता है उसके, ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे इसके बाद कि कोई भी जो एक्सेस चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी मेटल सरफेस पे, वो सारा उसके सरफेस पे ही मिलेगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज 0, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लूंगा। यहाँ बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका परपेंडिकुलर सरफेस से
परपेंडिकुलर, इधर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नॉर्मल कंपोनेंट बोला जाता है। स्टूडेंट इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रीजन दिया गया, हम एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, वहां आएगा कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है बट नॉर्मल कंपोनेंट इसका डिसकंटिन्यूअस होता है। चलिए वो डिस्कशन कर लेंगे वहां उस क्वेश्चन में। यहाँ पर अभी बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होता है उसका वो कंपोनेंट। तो ये नॉर्मली कैसे, देखिए कि अगर मान लीजिए ये कोई भी सरफेस है और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ होता, सरफेस के साथ होता, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते अपोजिट टू फील्ड, और इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या बनता है यहाँ पर करंट। ठीक है, अगली यूनिट हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जरूरी है, लगातार मूवमेंट कर रहे होते। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली होता, इस सरफेस के साथ साथ होता, बट क्या यहाँ करंट बन रहा है, नहीं बन रहा है। लिटरली मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए, जैसे मैंने ये बताया आपको कि जैसे ही एक मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव शिफ्ट होगा, तो बस उस मोमेंट के लिए थोड़ा सा करंट बनता है, उसके बाद ये यहाँ पर होल्ड हो जाएंगे, दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे यहाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ है एक जगह, तो फील्ड जो है, और इसमें कोई करंट नहीं बन रहा है, फील्ड जो है वो चार्ज सरफेस से कैसा है, नॉर्मल है। अगर वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज सरफेस के अलोंग ही होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू क्या करते, मूव करते, और उनके मोशन से क्या बनता, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यहाँ नहीं है। इसलिए भी बोलते हैं हम कि चार्ज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल होती है, और ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस होता है। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे वो। तो ये पॉइंट आया समझ में, फर्स्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है चार्ज सरफेस से कैसी होती है, परपेंडिकुलर। थर्ड आप इसमें कह सकते हैं कि एक्सेस चार्ज, जितना भी उस मेटल कंडक्टर पे एक्सेस चार्ज resides on surface of conductor, जो भी एक्सेस चार्ज है उस कंडक्टर की सरफेस पे होगा। लाइक ये एक मेटल स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, तो यहाँ इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। अगर आप गॉस थ्योरम से जाएं तो इनसाइड में आप कोई भी गॉसियन सरफेस लेके डिस्कस करें इसको, तो ई डॉट डी एस हम जो लिखेंगे क्यू इनसाइड चार्ज और अपॉन में कितना होता है एक्स नोट, तो ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वहां पर कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि फील्ड ही जीरो है। तो यहाँ पर ये फ्लक्स जो है वो कितना है, जीरो। तो फ्लक्स जीरो कब आ सकता है, हम ये भी कह सकते हैं जब इनसाइड चार्ज कितना हो, जीरो। तो सारा चार्ज कहाँ रिसाइड्स होगा, सरफेस पे, इनसाइड में चार्ज नहीं होगा। आया समझ में। एक थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इस पे डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और ये किसके लिए, फॉर चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। देखिएगा कैसे उसको मैथमेटिकली देखिए। तो ये हमारे पास कोई भी चार्ज सरफेस था, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, इससे जस्ट आउटसाइड, थोड़ा सा ऊपर, और इससे थोड़ा सा जस्ट नीचे, इतना ही सरफेस, ये डीएस था, इतना ही मैंने ले लिया। तो ये हमारे पास इसका एक गॉसियन सरफेस आ गया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ इस सरफेस की जो सर्कुलर सरफेस है, ये है गॉसियन सरफेस,
ये नॉर्मल आ गया इस सरफेस के लिए, तो यहाँ जो फ्लक्स लिखूंगा मैं वो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। अब क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, थीटा यहाँ आउटसाइड के लिए कितना है, 0 है, तो ये हमारी जो टर्म है वो हो जाएगी E इंटू डी एस। डी एस एक स्मॉल एरिया था, पूरा एरिया में यहाँ पर ये S मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। तो यहाँ Q इनसाइड और अपॉन में कितना है, एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पर E बार और ds का पूरा इंटीग्रेशन, ये पूरा एरिया कितना है, S है, तो ES हो गया। चार्ज को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मान लीजिए ये इनसाइड चार्ज यहाँ से यहाँ तक Q था, तो Q अपॉन में S, तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू S और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इस चार सरफेस के लिए जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। और एक और चीज मैं बता दूं मैं तुम्हें कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा वो किसके लिए होगा, जैसे मान लीजिए आप चार स्फीयर की बात करें तो कहाँ डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, जिसका आर कम मिलेगा, क्योंकि सिग्मा जो है चार स्फीयर के लिए क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आर स्मॉल होगा तो सिग्मा जो है वो क्या होगा, यहाँ पर लार्ज होगा। तो अगर पॉइंटेड एंड है, स्मॉल रीजन है, तो वहां पर आर जो है वो वेरी स्मॉल होगा, तो जिसकी वजह से वहां पर चार्ज डेंसिटी लार्ज होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आउटसाइड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डेंसिटी पे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं चैप्टर स्टार्टिंग से पहले, ठीक है। इनको आप एक बार पढ़ लेंगे, नोट भी कर लेंगे इनकी हेडिंग को, ठीक है। थैंक यू।